नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होनी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहस में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे बहस की शुरुआत करेंगे। तो वंदे मातरम पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे की ये चर्चा होगी। तो लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। संसद के पहले हफ्ते में भरपूर हंगामा हुआ और आज से दूसरे सप्ताह की चर्चा शुरू होने जा रही है। विपक्ष लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग करता रहा, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया कि पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी, उसके बाद चुनाव सुधारों पर बहस होगी। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्ता होने वाले हैं और कांग्रेस की तरफ से मुख्य वक्ताओं में गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। तो वंदे मातरम पर करीब 10 घंटे की चर्चा होनी है, यानी लोकसभा रात तक चलने की संभावना है। तो वंदे मातरम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का विपक्षी सदस्य बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही पिछले महीने इस गीत की सालगिरह मनाने के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर फैजाबाद में पार्टी के 1937 के सेशन में असली गीत से जरूरी लाइनें हटाने का आरोप लगाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे इस चर्चा की शुरुआत करने जाएंगे। आपको बता दें कि वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। तो लोकसभा में वंदे मातरम पर आज 10 घंटे की चर्चा होनी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा की कार्रवाई रात तक चल सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत होगी और लोकसभा में लगभग 10 घंटे की ये चर्चा होनी है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ नवीन जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार साहिल जी। दुबे जी, आज लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा होनी है और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि सदन की कार्रवाई किस तरीके से चली, शुरू के 2 दिन तो बहस में ही निकल गए और बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लगातार एसआईआर के मामले पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी और उसके बाद एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा रखी जाएगी। तो आज वंदे मातरम पर चर्चा होनी है, कैसे देख रहे हैं? नहीं साहिल जी, 2-3 चीजें हैं। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, इसमें तो कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए जी। और जिस समय इसको राष्ट्रगीत घोषित किया गया था, राष्ट्रगान स्वीकार नहीं किया गया, तो कुछ लोगों को आपत्तियां थी। मुझे जहां तक जानकारी है, पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में इसको डिसाइड किया कि इसकी ये स्टेंजा इसमें रहेंगे, बाकी के नहीं रहेंगे और इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। अब प्रश्न ये नहीं है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत कोई भी गाए, पूरा गाए, आधा गाए। अगर राष्ट्रगीत आप पूरा याद है आपको या पढ़ने में अच्छा लगता है, आप दिन भर गाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि वास्तविकता में क्या इसमें टीलियां कर देने से और जो पुराने स्टैंजा हटा दिए गए तो उनको वापस जोड़ देने से राष्ट्रवाद बढ़ जाएगा या केवल एक ही राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का? स्पष्ट इस बात का देश के प्रधानमंत्री को 10 घंटे इस पर चर्चा करने में इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि देश के अंदर कितना किसान आत्महत्या कर रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, किस तरीके से इंडिगो ने ब्लैकमेल पूरे देश को किया, उस पर चर्चा आप करने को राजी नहीं है। देश विश्व के सामने किस लेवल पर खड़ा है, आप उस पर चर्चा करने को राजी नहीं है। डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है, आप उस पर चर्चा करने को राजी नहीं। लेकिन आपको ये तमाशे चाहिए क्योंकि आगे चुनाव है, आपके एजेंडा है, धर्म के ऊपर आधार है और अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हो। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा राष्ट्र का नुकसान अगर कभी हुआ है तो इन 11 वर्षों में हुआ है। आपने बड़े बड़े वादे किए कि नीरव मोदी को हम ले आएंगे और मेहुल चौकसी को ले आएंगे, कहाँ है? दाऊद को लाने की बात करने वाले लोग थे आप। तो सदन पे उस पर चर्चा करिए ना भाई, देश के युवा के भविष्य को लेकर आप चर्चा करिए, देश में इंफ्रा को कैसे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा करिए। ये विषय कहाँ चर्चा का है? इस पर आप सदन के 10 घंटे चर्चा करेंगे, इसमें क्या हासिल होने वाला है? केवल यह सिद्ध करेंगे आपको विपक्ष जो है वो इसके खिलाफ है, विपक्ष सेकुलरिज्म की बात करता है, लिहाजा ये राष्ट्रद्रोही है। अरे उसमें जो आगे की लाइनें दी गई हैं उनको एक शक्ति माता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। किसी को आपत्ति नहीं है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? जिसको नहीं पढ़ना ना पढ़े। हम तो राष्ट्रगीत को अगर पढ़ेंगे तो हम तो जितना भी उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा पूरा पढ़ेंगे।
जनता आपस में कंफ्यूज रहेगी। बेसिक मुद्दे से ध्यान भटकाने के जिम्मेदार पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। क्यों कांग्रेस इसको तवज्जो दे रही भाई? आप विपक्ष में है, आप कहते नहीं ये कोई इंपॉर्टेंट विषय नहीं, इस पर चर्चा नहीं होनी है। चर्चा होनी है जिन मुद्दों पे, पहले उनको प्रायोरिटी लीजिए। एफआईआर बड़ा विषय है, बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा। रोज बेरोजगारी है, किसानों के विषय है, कैसे हम अपने देश को आज की प्रतिस्पर्धा में विश्व के सामने खड़ा कर पाएंगे, कि क्या उसके लिए नीतियां हैं, कुछ है ही नहीं। उस पर कुछ डिस्कशन करने को राजी नहीं है। तो आप केवल भ्रष्टाचार इतना बड़ा कैंसर है भारत के अंदर, उसके लिए आपने कोई आज तक न मंत्रालय बनाया, ना कोई विभाग डेवलप किया अलग से, ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम किया, ना कोई वॉलंटियर भर्ती किए, तो आप देश को कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? केवल भाषणों से बना देंगे मोदी जी। बिल्कुल। और नवीन जी, जो बात आप जिस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो जनता का है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो पक्ष और विपक्ष के झगड़े के बीच सदन में उठ ही नहीं पाते हैं, और लगातार सदन की कार्रवाई जिस तरीके से हमने देखा कि शुरू के 2 दिन किस तरीके से व्यर्थ गए, क्योंकि विपक्ष की तरफ से हो हल्ला होता रहा, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। और वजह जो भी हो, लेकिन जब सदन की कार्रवाई इस तरीके से बाधित होती है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान तो जनता का है। निश्चित तौर पर देखिए, जनता की जो जरूरत है, एक बात मैं और कहूंगा साहिल जी, कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं, आज तक आप देख लीजिए कि जो मेट्रो सिटीज के बड़े शहरों के जनप्रतिनिधि सांसद चुनकर जाते हैं, मैं लोकसभा के सांसदों की बात कर रहा हूँ, उनका आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, वो अपने क्षेत्र के विषय उठाने से बचते हैं। मैं तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि नोएडा के हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, वो इस बार भी उन्होंने कोई विषय नहीं उठाया। क्यों भाई? आप लोग नोएडा के विषय नहीं है क्या? नोएडा जनप्रतिनिधि से विहीन अपने आप में एक जिला है, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ आपके पास नगर निगम नहीं है, नगर पालिका नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं है। पूरे नोएडा के अंदर प्राधिकार की मनमानी चलती, इवन सांसदों विधायक भी उसके बोर्ड मीटिंग के बाद हिस्सेदार नहीं होते, उसके सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ इस तरीके से ऑटो मोड में आपने नोएडा को चला रही है। इसका सवाल तो सांसद जी को सदन में उठाना चाहिए कि भाई नोएडा के लोगों को, नोएडा के ग्रामीणों को, ग्राम पंचायतें आपने भंग कर दी, ग्राम सभाएं भंग कर दी, उनका ही विषय कम से कम उठा लीजिए, बाकी तो आप क्या ही उठाएंगे। लेकिन नहीं साहब, सब चुप बैठे और देश चल रहा है। इस तरीके से इस प्रणाली पर बहुत चिंतन करने की जरूरत देश की जनता को है। अभी क्या है कि हम लोग पार्टी मुंह में बंधे हुए हैं, कोई कांग्रेसी है, कोई भाजपाई है, कोई सपाई है, कोई बसपाई है, राष्ट्रवादी है कौन, पहले तो ये तय हो जाए। वंदे मातरम पर चर्चा तो बाद में की जाए, पहले ये तय कर लीजिए कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है और राष्ट्रवादी किसको कहा जाएगा। क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के जय जयकार करने वाले राष्ट्रवादी होंगे? प्रश्न इस बात का है। और साथ ही साथ दुबे जी, एक और सवाल जो जनता के जहन में भी जरूर होगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से, क्योंकि दोनों तरफ से जब बात निकलकर सामने आती है तो दोनों तरफ से यही कहा जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सदन के अंदर चर्चा किसी मुद्दे पर होती ही नहीं है और बार बार कार्रवाई स्थगित होती है, क्योंकि चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, जोरदार हंगामा होता है और उसके बाद स्पीकर को कार्रवाई को स्थगित करना पड़ जाता है। तो जब चर्चा अगर सभी चाहते हैं तो चर्चा एक सकारात्मक तौर पर होनी चाहिए और उसका कोई निष्कर्ष भी यहाँ पर निकलकर सामने आना चाहिए, लेकिन वो तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल साहिल जी, देखिए हमने पिछला सत्र भी देखा, उससे पिछले भी 5 साल के सत्र देखे। इन सत्र से हासिल क्या हुआ इस देश को? कौन से आपने ऐसे मुद्दे अचीव कर लिए हैं कि जिससे लगे कि हाँ नहीं, अब देश के युवा रोजगार में इतनी बढ़ोतरी हुआ। जीडीपी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डॉलर के सामने रुपया आपका गिरता चला जा रहा है। आप कह रहे नहीं हमारी जीडीपी 8% पर पहुंचने वाली और ये पहुंचने वाला। केवल कागजी आंकड़ों से थोड़ी काम चलने वाला, जमीनी धरातल की सच्चाई तो कुछ अलग है उससे। और एक चीज सबसे बड़ी ये है साहिल भाई कि देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, इनने एक ऐसा गठबंधन कर रखा है कि जनता को दरकिनार कर दिया। इनके आपस में आप देखो तो बहुत अच्छे संबंध होते हैं नेताओं के, पक्ष के और विपक्ष के आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, लेकिन बेवकूफ किसको बना रहे हैं? भारत की जनता को। वहां जाके तमाशे करेंगे सदन के अंदर जो हमारे जरूरत के विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। आज आपको एविएशन सेक्टर में इंडिगो ने जिस तरीके से पूरे देश को इमरजेंसी में लाके खड़ा कर दिया 4 दिन तक, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार और विपक्ष बैठे और उस पर चर्चा करें कि इस तरीके की पॉलिसी प्रायोरिटी पे बनाएंगे जिससे आम जनता को कष्ट हो, लेकिन कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। आपके फेफड़ों में कार्बन जम रहा है, आगे पॉल्यूशन इतना जबरदस्त है, जिस दिल्ली में बैठ के आप चर्चा कर रहे हैं, आप उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इधर उधर के विषय पकड़ेंगे और विपक्ष भी उसी
गुगली में फंस रहा है बार बार। ज्वलंत मुद्दों पर पहले बात होनी चाहिए। इमरजेंसी अगर है तो पहले प्रायोरिटी तो उस पर होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति पर पूरा देश जूझ रहा है, उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। आज 12 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चर्चा करने वाले हैं। लगभग 10 घंटे की ये चर्चा रहने वाली है और इस चर्चा की शुरुआत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इंडिगो संकट अब भी बरकरार है। सोमवार को भी संकट से यात्री जूझते हुए नजर आए। यात्रियों के 610 करोड़ रुपए रिफंड भी किए गए हैं। यात्रियों के 3000 बैग लौटाए गए हैं। यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो इंडिगो एयरलाइंस में तकनीकी खराबी और स्टाफ की कमी के कारण पिछले कई दिनों से लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स और देरी की समस्या के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा अपडेट दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अब तक यात्रियों को कुल 610 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने स्टेक होल्डर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें रिफंड को लेकर निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इंडिगो की उड़ानों में बाधा के चलते यात्रियों को हुई परेशानी के बीच इंडिगो ने अब तक यात्रियों को कुल 610 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में वापस कर दी है। इसके साथ ही एयरलाइंस ने देश भर में 3000 बैगेज भी डिलीवर कर दिए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते इंडिगो के बुकिंग और चेक इन सिस्टम में अचानक आई गंभीर तकनीकी खराबी के कारण देश भर में सैकड़ों उड़ानें या तो रद्द हो गई या घंटों देरी से चली। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कई लोगों का सामान भी गायब हो गया था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा था और मंत्रालय ने इंडिगो से तुरंत कार्रवाई करने को कहा था। हालांकि स्थितियां अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई हैं। इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिसके चलते यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते हुए भी एयरपोर्ट पर यात्री नज़र आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रही है। इंडिगो की फ़्लाइट्स का कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। यात्रियों की लंबी लंबी कतारें काउंटर्स पर देखने को मिल रही हैं। कई यात्रियों का बैगेज गुम हो गया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो खासा परेशानियां यहां पर सामने आ रही हैं। रेलवे की तरफ से भी यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस में तकनीकी खराबी के चलते जो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं और अभी भी स्थितियों को सामान्य होने में लंबा समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ा हुआ एक पूरा मामला। उत्तरी गोवा के अपोरा स्थित नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी मैनेजर देर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। यहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ये प्रबंधक क्लब के मुख्य प्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर हैं। ये दर्दनाक हादसा शनिवार देर रात हुआ जब क्लब में भीड़ थी। शुरुआती जांच के अनुसार आग लगने का संभावित कारण क्लब के अंदर चलाए गए इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स थे, जिसने पूरी तरह अराजकता पैदा कर दी। सीएम प्रमोद सावंत ने पुष्टि की कि क्लब के पास अग्निशमन विभाग का एनओसी तक नहीं था और उसने सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था। दमकल अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश मौतें दम घुटने के कारण हुई, क्योंकि संकरी गलियों, छोटे दरवाजों और क्लब तक जाने वाले रास्ते की रुकावट के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल से 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, 4 आरोपी मैनेजरों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। न्यायालय के सामने उनकी पेशी हुई। 6 दिन की पुलिस कस्टडी में इन मैनेजर्स को भेजा गया है। तो बताया जा रहा है कि अग्निशमन विभाग के मापदंडों के अनुसार कार्रवाई न होने के चलते ये बड़ा अग्निकांड हुआ और खासा नुकसान भी आग लगने की वजह से हुआ। तो 4 आरोपी मैनेजरों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा से राहत नहीं मिल पा रही है। राजधानी में जहरीले स्मॉग की परत छाई हुई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब कैटेगरी में आता है।
इससे एक दिन पहले रविवार को हवा की क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में ही रही और पूरे हफ्ते इसी जोन में रहने की उम्मीद। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक रविवार को 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया। सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक राजधानी के आनंद विहार इलाके में AQI 354, बवाना में 368, बुराड़ी में 327, चांदनी चौक में 321, द्वारका में 325, ITO में 326 और आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में 348, मुंडका में 355, नरेला में 344, विवेक विहार में 291 और रोहिणी में 346 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 62 में 297, गाजियाबाद के वसुंधरा में 308, इंदिरापुरम में 284 और गुरुग्राम सेक्टर 51 में 286 रिकॉर्ड किया गया है। तो फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए SN पांडे जी मौसम वैज्ञानिक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पांडे जी, दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी देखने को मिल रहा है कि प्रदूषण की एक मोटी परत छाई हुई है। लोगों को खासा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी शिकायतें यहाँ पर लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी इस जहरीली हवा में सांस लेना लोगों के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? तो देखिए, जिस तरह से दिल्ली हमारी गैस चैम्बर में परिवर्तित हो जाती है सर्दियों में, देखिए कहीं ना कहीं मौसम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर गिरते हैं सर्दियों में, जैसे तापमान गिरना शुरू होते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन होने लगता है। इसमें कि एक परत ठंडी हवा के ऊपर जम जाती है और पोल्यूशन को ऊपर जाने से रोकती है। इसके बाद हवाओं की गति भी थोड़ी धीमी हो जाती है और सर्दियों में दिन भी थोड़े छोटे होते हैं। इसके सूर्य की यूवी किरणें होती है वो कमजोर हो जाती हैं, जिससे जो हमारे प्रदूषक होते हैं उनके विघटन की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। इसके बाद दिल्ली ऐसे जो बड़े शहर हमारे हैं, वहां पर लाखों की संख्या में गाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा गाड़ियों का जो प्रदूषण होता है वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है दिल्ली ऐसे राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्रों में। इसके अलावा जो हमारे तमाम विकास के कार्य हो रहे हो, चाहे मेट्रो बन रही होती है, चाहे हाईवे बन रहे होते हैं, इनसे भी 2.5 के कण जो निकलते हैं वो भी नीचे धरातल पर इकट्ठे होते रहते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और पिछले सालों में 16 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु सिर्फ प्रदूषण से हुई है, ये आंकड़े हैं। और इसी तरह अभी भी आप देखिए, टेस्ट के हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल, सभी जगह लगातार लाइन लगी हुई आपको मिलेगी। और ये जो 2.5 के छोटे कण होते हैं, ये हमारे सांस के जरिए फेफड़े से होते हुए पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो हमारा माइंड हो, चाहे किडनी हो, या और इस तरह के जिनको रोग होते हैं, उन पे बहुत खराब असर डालते हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों डॉक्टरों ने भी एडवाइस किया था कि जो लोगों को ज्यादा श्वास, दमा, इस तरह की समस्याएं हो तो वो दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाएं। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से बहुत विकराल हैं और इन पे हमें सभी को काम करने की बहुत जरूरत हो। व्यक्तिगत रूप से काम करने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें तो काम कर ही रही हैं कि हमें लगातार, हम सर्दी पड़ती है टायर जला देते हैं, पॉलीथीन जला देते हैं, कूड़ा जला लेते हैं। तो इन सब को बंद होना चाहिए और इसके लिए हमें खुद जागरूक होना चाहिए। नागरिकों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है, तभी हम पोल्यूशन और जलवायु परिवर्तन के दंश को झेल पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, अब WD बिल्कुल ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर के अक्षांशों से। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बर्फबारी बिल्कुल पहाड़ों पर नहीं हो रही, बहुत कम बर्फबारी हो रही है। और जो उत्तर भारत में पड़ रही है, वो जो नॉर्थ पोल में हमारी जो ध्रुवी भंवरें होती हैं, जब वो मजबूत होती हैं तो वो जो ठंडक होती है वो ध्रुवों पर ही रहने देती हैं। लेकिन जब वो कमजोर हो जाती हैं तो वो पूरे उत्तर, हमारे यूरोप, एशिया और भारत पर इसका असर पड़ता है। उसकी वजह से सर्दी पड़ रही है। और अगर बर्फबारी नहीं हुई तो आप जानते हैं कि हमारे जो सेब की फसल है, बहुत बड़ी फसलें वहां होती हैं, वो सब बेकार हो जाती हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण और प्रदूषण, इससे हमें इंडिविजुअल रूप से काम करने की जरूरत है और लगातार सरकार को निगरानी रखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जहां काम होते हैं वहां पानी का छिड़काव एक बार कर देते हैं, इसके बाद उसको एक्सट्री मान लेते हैं। तो उस पे सारे निगरानी रखें और देखें कि जो विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ कितनी बार पानी का छिड़काव हो रहा है और क्या उस पे कहीं गरीब लोग जो होते हैं वो टायर जलाते हैं, पॉलीथीन जलाते हैं, इन सब पे रोक लगनी चाहिए। अच्छा पांडे जी, सबसे महत्वपूर्ण कि मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए
क्योंकि अभी मौसम जिस तरीके का है उसमें ये प्रदूषण हर साल की समस्या बनता जा रहा है, लेकिन क्या कुछ समय बाद या कब तक कहा जा सकता है कि इस प्रदूषण से राहत मिलती हुई मौसम के लिहाज से नजर आएगी? देखिए, जब उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज WD आता है तो ये हवाएं रुक जाती हैं, थोड़ा इन पर रुक जाती है, लेकिन जैसे ही कल WD निकल गया है तो अब उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी तेज होंगी। उससे प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानपुर, लखनऊ व बिहार तक उसका थोड़ा प्रदूषण कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये दिन चढ़ने के ऊपर हवाएं तेज होती हैं 9-10 बजे के बाद, तो दिन में तो आसमान साफ हो जाता है, धूप तेज निकल आती है, लेकिन सुबह शाम धुंध, कोहरा, प्रदूषण ये बने रहने की अभी पूरी संभावना है। क्योंकि अभी देखिए, कल से फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी तेज होंगी तो थोड़ी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है। लेकिन दिल्ली जो रहता है वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होता है। ठीक, चलिए पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि एक धुंध की मोटी परत जो कि प्रदूषण है वो दिल्ली NCR को अपनी चपेट में लिए हुए है, और इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई जगहों पर प्रदूषण गंभीर की श्रेणी में पहुंच गया है, कई जगहों पर बेहद गंभीर की श्रेणी में इस वक्त प्रदूषण की स्थिति है, और यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बच्चों और बुज़ुर्गों से लगातार ये अपील की जा रही है, उनको सलाह दी जा रही है कि वो जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें, इस प्रदूषण की स्थिति में घरों से कम बाहर निकलें, क्योंकि ये जहरीली हवा सभी के लिए प्राणघातक नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।